नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा और निवेश पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट देश की आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। पोस्ट बजट वेबिनार का मुद्दा सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे बजट के बाद के वेबिनार का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। लिहाजा इस बार के पोस्ट बजट वेबिनार का विषय था बुनियादी ढांचा और निवेश, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार। इसलिए मुद्दा आपका में देश के बुनियादी ढांचे और निवेश की बात करेंगे, साथ ही गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक्स दक्षता में कैसे सुधार आएगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले, चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। जाहिर सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो या विकास का, इस बार के बजट में 2047 को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर खासतौर पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसे समझना जरूरी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को गति देने की बात कह रहे हैं, टॉप गियर में ले जाने की बात कह रहे हैं, तो उसके मायने क्या हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉक्टर नागेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक प्रोफेसर PSN राव साहब से। राव साहब, आपका भी स्वागत है। और साथ में हम बात करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक AK भट्टाचार्य जी से। AK भट्टाचार्य जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत नागेश जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा देश के विकास का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, निवेश का है, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? यह मुद्दा क्यों देश के लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक तो जो ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा एक मंदी का मतलब मंदी का रुख बना हुआ है। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उन्होंने कहा है कि 1/3 विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं इस समय मंदी की तरफ या रिसेशन की तरफ चल पड़ी हैं। तो उस दौरान हमें अपने देश की प्रगति में, ग्रोथ रेट में हमें एक गति लाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी कदम था।
और मुझे लगता है कि ये वित्त मंत्री ने जो इस बजट में इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में 33% का इजाफा किया है, बढ़ोतरी करी है, और उसे 10 लाख करोड़ का एक एलोकेशन दिया है, तो वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और उससे हमारे विकास की गति में एक चौतरफा विकास का वृद्धि होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह से काम करता है। जी। एक तो उससे रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन, रोड, हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और ये वाटरवेज वगैरह में, सब में जो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो उससे एक विकास की गति बढ़ती है। दूसरे, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उसके जो उत्पाद हैं उनकी खपत बढ़ती है, उनकी डिमांड बढ़ती है, उस कारण उनका भी जो है गति बढ़ने की संभावना इससे होती है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से, और खास तौर से लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से, जो देश की औद्योगिक प्रगति है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है औद्योगिक विकास में, वो बहुत ज्यादा है दूसरे देश के मुकाबले, और उसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्मूथ बना पाए, जैसा कि सरकार का इरादा है गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा, तो उसमें हमें एक तो कई सारे फायदे मिलेंगे। एक तो हम विकास की गति में कमी नहीं आने देंगे, जो अभी मंदी का माहौल बना है उसको काउंटर कर पाएंगे जी। और दूसरे, जो रोजगार के नए अवसर, औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए डिमांड के अवसर, तो इससे बहुत सारा स्टिमुलस मिलने की या मल्टीप्लायर की तरह से काम करने की उम्मीद है। जी नागेश जी, तमाम पहलू इसके हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो मंदी की स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें भी अगर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया हुआ है, दुनिया में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मानी जाती है भारत की, तो उसके पीछे सरकार की नीतियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसा कि इस बजट की अगर मैं बात करूं, 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि इस देश का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, उसका विकास हो, उसमें निवेश हो, ताकि विकास को और तेज गति मिले। राव साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है, इसकी खास बात क्या है? क्योंकि कई बार इसको लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी दर्शक समझ सकें कि यह देश के विकास को कैसे गति देगा, किस तरह से देगा। जी, ये जो नेशनल मास्टर प्लान है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो प्रधानमंत्री जी ने इसका जो घोषणा किया है, इसका बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन इसमें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें तो इसका 6 स्तंभ है, जो मेन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे काम है, इसमें इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सारों को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप देने का ये एक इम्पॉर्टेंट एक फीचर है। दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन, किस चीज को हम प्रायोरिटाइज करें, कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए, उसके बाद में कौन सा करना चाहिए, उसके बाद में फिर क्या करना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन एक तीसरा एक स्तंभ है, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऑप्टिमम इसका तरीका क्या है, जितना कम राशि में हम ज्यादा फायदा कैसा उठाएं, ऑप्टिमाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग काम करते हैं, तो इन सबको हम एक तरीके से कैसे सिंक्रोनाइज करें ताकि उसमें फायदा हमें हो। इसमें एनालिटिकल जो चीज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। इसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कम से कम 200 लेयर का डेटा इकट्ठा ऑलरेडी कर चुके हैं और भी कर रहे हैं, ताकि आपको पता चलेगा, कहीं पे भी आप उंगली रखेंगे हमारे देश में, आपको पता चलेगा यहाँ पे ग्राउंड कवर क्या है, यहाँ पे सॉइल कंडीशन क्या है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल क्या है, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है। तो ये सारा डेटा इकट्ठा करके एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इसको रख रहे हैं, ताकि हम जो भी डिसीजन लेंगे
उसको एक साइंटिफिक तरीके से, एक एनालिटिकल तरीके से हम डिसीजन लेंगे। और ये डायनेमिक है, ये ऐसे नहीं है कि ये एक जगह पे रहेगा, सारा मिनिस्ट्रीज को उपलब्ध होगा और सबको पता चलेगा कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, ताकि सब में एक तालमेल बैठेगा। जी तो ये 6 स्तंभ जो मैंने बताया है, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है ये नेशनल मास्टर प्लान गतिशक्ति का। इसमें तकरीबन 100 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है पूरा देश में, और इन 100 क्लस्टर्स में कहीं पे आयरन एंड स्टील का प्राथमिकता ज्यादा है, कहीं पे फार्मा इंडस्ट्रीज का है, कहीं पे कुछ और चीज का है। तो कुछ इंडस्ट्रीज में पानी का ज्यादा जरूरत है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए वेस्ट जनरेशन, उसका पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो इन सारे चीजों को कैसा हम तालमेल बिठा के कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, और किस मात्रा तक हमें काम करना चाहिए, ये सारा अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन जी हो अंत में। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा या इसमें रोजगार उपलब्ध होगा, ज्यादा नौकरियां मिलेंगे पढ़े लिखे लोगों को, स्किल्ड लेबर को, पूरा स्केल तक, मैनेजरियल ऑफिशियल से लेके टिल द बॉटम मोस्ट जो जो लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं, इन सबको नौकरियां उपलब्ध होगा। और जब ये सादा होगा तो फिर हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो जो अल्टीमेट लक्ष्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का, देश को विकसित करे, एक $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी जी पूरा देश में, इंडिया भारत देश को हम नंबर 1 स्थाई पर अगर हमें पहुंचाना है, तो ये हमें करने का जरूरत है। और इसमें काफी काम ऑलरेडी हो चुका है। इसका बहुत सारे मीटिंग्स में मैं खुद पार्टिसिपेट किया हूं, और मुझे मालूम है कि इसमें काफी तेजी से काम चल रहा है, और डिटेल्ड काम अभी और बाकी है इसमें। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है, अभी लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आने जी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल राव साहब, एक दीर्घकालिक योजना के साथ सरकार काम कर रही है कि 2047 तक भारत एक ऐसा देश हो जिसके विकास को गति दी जा सके, निवेश को बढ़ाया जा सके, आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हो, रोजगार के अवसर बढ़े। ये तमाम पहलू इस गति शक्ति मास्टर प्लान योजना है, उसका ये लक्ष्य है। लेकिन ए.के. भट्टाचार्य जी, अगर मैं बात करूं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की, क्योंकि इस पे खासा जोर दिया गया है, जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर होगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आपने एकदम सही कहा कि इस बजट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अगर आप आंकड़ों की ओर देखें, अगर मान लीजिए जो अगले साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है, करीबन 10 लाख करोड़ का आउटले जो है, उसमें करीबन 45 से 50% जो आउटले जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर दिया गया है। करीबन 2.5 लाख करोड़ रेलवेज को मिला है, करीबन 1.7 लाख करोड़ को मिला है रोडवेज को, और एयरपोर्ट सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को मिला है। तो मैं जो देखने को जो आता है कि करीबन 45 से 50% अगर 10 लाख करोड़ का जो एक एलोकेशन जो है, उसमें आधा अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, उसका एक मेन जो एक एडवांटेज जो बेनिफिट मिलेगा वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं होती हैं उसको हासिल करने में होती है जी। ये पहली बात है। और इसके साथ साथ जो अगर हम जो बजट के जो आयाम को अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें, हमें 2 चीज नजर आएंगी। एक तो जो मैंने पहले बात की, जो आधे से ज्यादा जो पैसा जो जा रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जा रहा है, और दूसरी बात जो है ये है कि ये जो 10 लाख करोड़ का जो पैसा जा रहा है उसमें करीबन 1.3 लाख करोड़ जो पैसा जो जा रहा है वो स्टेट्स को जा रहा है। तो अगर आप देखें कि 10 लाख करोड़ में 1.3 लाख करोड़ पैसे स्टेट्स के जरिए जा रहे हैं, तो 2 चीज होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोथ का मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है ज्यादा होता है, और अगर स्टेट के जरिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो सरकार की जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उसमें काफी इसका इजाफा होता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर सारा पैसा अगर सेंटर के जरिए से ही, सेंटर के इंस्ट्रूमेंट से ही जाएगा, तो सरकारी जो संस्थाएं जो हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है।
अगर वही पैसा अगर स्टेट्स के साथ वितरण किया जाए और वो रिफॉर्म लिंक कंडीशन से वितरण किया जाए, क्योंकि ये पैसे 1.3 लाख करोड़ स्टेट्स को ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, ये रिफॉर्म फुलफिलमेंट करने के बाद ये स्टेट्स को पैसे मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीज जो है ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमी की जो गुणवत्ता जो है उसको ज्यादा एक जगह में ले जाने के लिए ये काफी सहायक हो सकती हैं। जी बिल्कुल। नागेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि देश में जो सामाजिक सेवाओं से जुड़ा क्षेत्र है या व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए भौतिक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उस दृष्टि से इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सामाजिक जो हमारा ढांचा है, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ आते हैं, वो भारत के लिए क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन कहें, वो एक बहुत यूथफुल पॉपुलेशन है इस समय, और हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो बहुत कम है। और कई सारे हमारे जो आसपास में देश हैं जैसे चीन या जापान या कोरिया और यूरोप के बहुत सारे देश, वो एक एजिंग सोसाइटी बन चुके हैं या बन रहे हैं बहुत जल्दी से। तो वहां पे उनके पास युवा जनसंख्या की कमी है, और उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम स्किल कैपिटल बन सकते हैं, टैलेंट का हब बन सकते हैं पूरे विश्व के लिए। तो और उसका टैलेंट का हब बनने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या निवेश हमारे एजुकेशन, जो एक बहुत मूलभूत संरचना है, उसमें करना चाहिए। और उसको करेंगे तो हमें उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल में करने से मिलते हैं, ऐसे ही सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से उसके भी बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो अभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे भट्टाचार्य जी ने बताया कि हाँ, इसका आधा हम जो खर्च है 10 लाख करोड़ का, वो ट्रांसपोर्ट की तरफ डाल रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है लॉजिस्टिक्स की वो बढ़ेगी, और उसका लाभ उद्योग को मिलेगा। उसमें स्टील, सीमेंट जैसे बड़े बड़े जो कोर सेक्टर वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उनका भी मतलब ग्रोथ ज्यादा होगी। और साथ में हमें जो सोशल सेक्टर है, सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट कहें, तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से भारत के परिप्रेक्ष्य में जो ये एजुकेशन सेक्टर है उसमें स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सब में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। और उसमें जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर कई सारे उन्होंने मतलब बाहर की जो विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए प्रोविजन किया है। वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। उससे जो हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो इंटरनेशनल या वर्ल्ड क्लास बनाने में मदद मिलेगी जी। और जो भारतीय छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, वो भी रुक जाएगा जी। जाहिर सी बात है कि देश में विकास को गति देने के लिए सरकार ने भी अपने खजाने का मुंह खोला है। काफी निवेश सरकार भी कर रही है कि देश में विकास को गति मिले। मसलन सरकार का जो पूंजी निवेश वित्त वर्ष 2013-14 में की तुलना में 5 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में 33% वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। राव साहब, इससे क्या बदलाव आएगा और इस बढ़ोतरी का क्या असर होगा? देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके बारे में हम कई सालों से हम सुन के आ रहे हैं। इसमें इंडिया का पोजीशन काफी इंप्रूव हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ में ईज ऑफ लिविंग, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और अभी जैसा नागेश जी ने बताया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे चीजें ये सब अपने आप अभी आना शुरू हो जाएंगे,
क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो इसमें इन्वेस्टमेंट का बजट में प्रावधान रखा है, ये तो एक स्टिमुलस के तौर पर है। अभी प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत सारे धनराशि अभी साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। ये नहीं है कि गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में सिर्फ सरकारी पैसा लगेगा, प्राइवेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर का और इंटरनेशनल कंपनीज का बहुत सारा पैसा भी इसमें लगने वाला है। जब ये सारा लगेंगे तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो भट्टाचार्य ने भी कहा है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और कई तरह के डायरेक्शंस में ये स्प्रेड आउट होगा और इसमें छोटे से छोटे लोगों से लेके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है और बाकी सब लोग हैं, टिल द टॉप मोस्ट मैनेजरियल लेवल तक जितने भी लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, इन सब का फायदा होगा और चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबके लिए इसमें फायदा होगा। क्योंकि जब लोगों का प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, ज्यादा चीजें खरीदना शुरू करेंगे तो बेटर हॉस्पिटल्स और बेटर बाकी फैसिलिटीज भी आना शुरू हो जाएंगे। तो एक वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी देश में आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी कॉन्सेप्ट से लेके ये गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो रूपरेखा जो बनाया है, उसी हिसाब से बनाया गया है ताकि सारे डायरेक्शंस में ये स्प्रेड आउट हो। लेकिन ये कहीं पे स्टिमुलस देना चाहिए, गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए और इसमें जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, परमिशंस हैं, अप्रूवल्स हैं, ये सारे चीजें फैक्ट्रियां वगैरह ये सब लगाने के लिए, उसमें भी आपको काफी सिंप्लीफिकेशन लाना पड़ेगा। और जो इसमें लैंड एक्विजिशन का भी जरूरत है और प्राइवेट लैंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसमें सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट का भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण का नष्ट ना हो। तो ये सारे मुद्दे देखते हुए इसका जो ढांचा है ये बनाया गया है और मैं समझता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इसमें काफी नेशनल डेवलपमेंट आने वाले सालों में हमें देखने के लिए मिलेंगे। जी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सोच का है कि सोच सरकारों की कैसे रही है। ऐसा नहीं था कि पहले योजनाएं नहीं बनती थी, पहले भी योजनाएं बनती थी, लेकिन एक चीज देखने में आती थी कि गरीबी को लेकर या किसी पिछड़े क्षेत्र को लेकर एक मनोभाव बन गया था कि निवेश करना है, कितना करना है। योजना बन गई लेकिन जमीन पे उतरी या नहीं उतरी, ऐसे सवाल भी खड़े होते थे। भट्टाचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं ये बात, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बात चाहे रेलवे की हो, सड़क निर्माण की हो, एक बदलाव देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो सोच का सवाल है सरकारों का, ऐसा नहीं है कि 14 से पहले योजनाएं नहीं बन रही थी, 14 से पहले भी योजनाएं बनती थी, लेकिन उसकी जो गति होती थी उस पर सवाल अक्सर उठते थे। तो क्या उस गति में बदलाव आया है? उस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बदलाव जो आया है वो मैं समझता हूं कि जो एक स्ट्रक्चर जो होता है, एक ढांचा जो बनता है वो डेवलपमेंट का, वो ढांचे की जो कॉम्पोजिशन जो होती है, जो संमिश्रण जो होती है, उसमें जरूर एक बदलाव आया है। जैसे नागेश जी ने सोशल सेक्टर की बात की, राव साहब ने प्राइवेट सेक्टर का रोल की एक जिक्र भी किया। मैं समझता हूं कि ये दोनों इश्यूज में एक स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो थोड़ा बदलाव मुझे दिखता है। पहली बात तो यह है, अगर आप देखेंगे कि सरकार का अगर 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल आउटले अगले साल का दिया गया है, उसमें पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, इक्विटी कंट्रीब्यूशन, वो करीबन 5 लाख करोड़ का है। इसका मतलब 5 लाख करोड़, आधे से ज्यादा पैसा जो जा रहा है वो सिर्फ इक्विटी में नहीं जा रहा है। अगर आप यही शेयर पिछले सालों में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में जाता था। तो इक्विटी का एक बेनिफिट तो जरूर है, पर उस बेनिफिट्स की एक लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि काफी समय में वो इक्विटी सिर्फ वो एक कंपनी को बचाने के लिए जरूरत पड़ती है। पर ये जो इक्विटी की शेयर कम हो रही है और आधे से ज्यादा पैसा हम आप स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स में इसका इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं एक ढांचागत एक परिवर्तन दिखता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कॉन्सेप्ट 2014 से भी पहले भी थी, पर 2014 के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट का
जो एक नया आयाम हमने देखा, उसमें एक ज्यादा एक गति आई है, वो मैं समझता हूँ वो सोशल सेक्टर जिसकी जिक्र नागेश जी ने की, वो उसमें काफी उसका रोल ज्यादा है। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ केयर इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट सेक्टर, इसका बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, बेनिफिशियल इफेक्ट इकोनॉमी उसको आ सकती है। तो ये दोनों चीज में मैं देखता हूं कि एक बदलाव आया है, और उसी के कारण ये है कि जो कैपिटल आउटले सरकार की करीबन 4 लाख करोड़ थी 4 साल पहले, वो आज 10 लाख करोड़ में आ चुकी है, और इसको बढ़ाना जरूरत होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है हमारे इकोनॉमी में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिसिट को अगर मीट करें, हम कम करें, तो उसमें ग्रोथ का एक बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है। जी जी, जाहिर सी बात है, इससे ही जुड़ा मुद्दा रोजगार का भी है। देश में अगर बुनियादी ढांचा मजबूत होता है, उसका विकास होता है, निवेश होता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसीलिए सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति मानती है, और यह मानती है कि जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है वो भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनाने में मदद करेगा, मजबूत बनाएगा देश को। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।